की बार 400 पार है तो है। 400 से ऊपर 400 पार डीजल होगा, 400 पार पेट्रोल होगा। इस साथ के साथ ले जाएगा केजरीवाल। मैं खुद कह रहा हूँ 150 पार नहीं हो पा रही इस बार बीजेपी। मैम आप कैसे देखती हैं राहुल गांधी? ये सारे एक में मिले हुए हैं, अकेला मोदी जी हैं। देखिए अभी लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है और प्रेडिक्शन का बाजार गर्म है। अब जिनको जो समझ आ रही है वो प्रेडिक्शन दे रहे हैं। कुछ टीवी चैनलों पर झगड़ रहे हैं तो कुछ रोड पर। मुझे ट्रिपल तलाक के ऊपर लगा कि हाँ बहुत बढ़िया रहा ये, और मेरी कई फ्रेंड्स हैं जो खुश हैं इस मामले में। पीएम मोदी ने पेंशन्स को यहाँ पर अलाउ नहीं किया है, तो जो अभी जो राहुल गांधी जो आने वाले हैं उनके वादे हैं। देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो सब दावा कर रही हैं कि वो जीत रही हैं, लेकिन किसी भी लीडर्स को या फिर किसी भी पार्टी को चुनने के पहले वोटर्स कुछ बातों का ख्याल रखते हैं। तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। कुछ लोगों का मानना है कि पीएम नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी 2024 का इलेक्शन जीत जाएगी, लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी हो जाता है कि क्यों। देखिए पीएम मोदी ने कुछ बातों का ख्याल रखते हुए 2014 के इलेक्शन से ही सीक्वेंसली एक्शन लेना शुरू किया था और अभी तक ले रहे हैं, और शायद इनका प्लान आगे कुछ बड़ा करने का है। और यही वजह है कि हमें जानना जरूरी हो जाता है कि क्यों पीएम नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म में भी बड़े आराम से जीत सकते हैं। सो चलिए जानते हैं वो 10 कारण जिसके वजह से नरेंद्र मोदी 2024 का इलेक्शन बड़े आराम से जीत जाएंगे। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला होती है, यह एक पॉपुलर प्रोवर्ब है। ताकतवर लोग आमतौर पर महिलाओं के कंपैरिजन में पुरुषों के बीच ज्यादा पॉपुलर होते हैं, लेकिन यह एक अजीब कंट्राडिक्शन है कि मोदी को 2019 के नेशनल इलेक्शन में महिलाओं के द्वारा रिकॉर्ड संख्या में वोट मिले थे और 2024 में फिर से ऐसा ही होने की उम्मीद की जा रही है। सो पीएम नरेंद्र मोदी अपने लॉन्ग टर्म विजन की शुरुआत करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के साथ। देखिए भारतीय महिलाओं को घर का होम मिनिस्टर कहते हैं, और होम मिनिस्टर ऐसे ही नहीं बोला जाता है बल्कि इसलिए बोला जाता है कि पूरे घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है, और जनरली इंडिया में ऐसा माना जाता है कि वो जो चाहती हैं घर में वैसा ही होता है। सो सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने वुमेन को लुभाने का काम किया। इसके लिए इन्होंने सबसे बड़ा और पहला काम किया मुस्लिम महिलाओं के लिए 22 अगस्त 2017 को ट्रिपल तलाक को हटाकर। सो जितनी भी मुस्लिम महिलाएं थी वो नरेंद्र मोदी के फेवर में आ गई, क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी रिलीजन में कोई सिंगल ऐसा भाई, कोई एक माँ या फिर पिता होंगे जो चाहेंगे कि मेरी बेटी, मेरी बहन को उसका हस्बैंड तलाक दे दे। इवन ट्रिपल तलाक बैन होने से वो मुसलमान भाई या पिता भी मोदी को फेवर करने लगे जिसके घर में तलाक वाला हादसा हुआ होगा। आपको याद होगा 2020 में पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में मेंस्ट्रुअल हेल्थ के मुद्दे को संबोधित करते हुए उन्होंने घोषणा की थी कि 6000 जन औषधि केंद्रों के थ्रू लगभग 50 मिलियन महिलाओं को ₹1 में सैनिटरी पैड मिलेगा। इसका मतलब यही है कि महिलाओं को दुनिया में सबसे कम दाम पर सैनिटरी नैपकिन मिल सकता है। हमने जन औषधि केंद्र के अंदर ₹1 में सैनिटरी पैड पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। 6000 जन औषधि केंद्रों में पिछले कुछ थोड़े से समय में ही करीब 5 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी पैड हमारी इन गरीब महिलाओं तक पहुंच चुके हैं। और आपको इतना तो पता ही होगा कि आज भी कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो सैनिटरी पैड से अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। चूंकि महिला के पास 200 से 250 रुपए है, यदि वो 100 रुपए अपने उस सैनिटरी पैड के लिए दे रही है तो वो नहीं अफोर्ड कर पाएगी, तो महिला चाह के भी नैपकिन का यूज़ नहीं कर सकती। और हम देखते आए हैं अभी भी हम अगर हमारे डेटा को निकाल के देखेंगे तो हम देखते हैं कि बहुत कम महिलाएं ऐसी है जो सैनिटरी पैड का यूज़ कर रही हैं। 2014 में देश में स्वच्छता की स्थिति खराब थी। लगभग 40% घरों में ही टॉयलेट की सुविधा थी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत के साथ पिछले 7 सालों में रूरल एरिया में 100 मिलियन से अधिक घरेलू टॉयलेट का निर्माण किया गया। टॉयलेट से लाखों लोगों, विशेषकर महिलाओं और लड़कियों के लिए स्वच्छता में सुधार हुआ है।
महिलाओं की व्यक्तिगत सुरक्षा में सुधार हुआ क्योंकि वे बाहर खेतों या जंगलों में जाने को मजबूर नहीं हैं, जहां पुरुषों द्वारा उन्हें परेशान किया जा सकता है या उन पर हमला भी किया जा सकता है। 1 मई 2016 को मोदी गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। दशकों से भारतीय महिलाएं खाना पकाने के लिए लकड़ियों का, गाय के उपले का इस्तेमाल कर रही थी। नेशनल एलपीजी कवरेज 1 अप्रैल 2016 तक 61.9% थी, जो 1 जनवरी 2021 तक 99.5% हो गया। 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद से जल जीवन मिशन पर ध्यान दिया गया। 2019 तक सिर्फ 17% भारतीय घरों में नल से पानी मिलती थी, जबकि आज यह 52% है। 2019 में बीजेपी किसी भी दूसरी पार्टी के कंपैरिजन में अधिक फीमेल कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा और पिछली किसी भी सरकार की तुलना में अधिक महिला मंत्रियों को अपॉइंट भी किया। और शायद यही वजह रही कि 2019 में बीजेपी पहली बार सबसे ज्यादा महिला वोट पाने वाली पार्टी बनी। देखिए, आप अपने घर में, मतलब आप अपने देश में कितना सेफ हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके देश की सिक्योरिटी लेवल कितनी अच्छी है। मतलब ऐसा तो नहीं कि आप हैं तो बिलियनियर बट समवन केम फ्रॉम आउटसाइड एंड किल्ड यू। देखिए, भारत को सबसे ज्यादा खतरा रहता है पाकिस्तान से, और खासकर जम्मू कश्मीर में। एक समय था जब जुमे की नमाज के बाद पथराव वीकली कंसर्न बन गया था। अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 के हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में टेरर को कंट्रोल करना आसान हो गया। पत्थरबाजी तो सपनों वाली बात हो गई। इस मौलाना की बात जरा सुन लीजिए। हिंद नरेंद्र मोदी जी पीएम बना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना, तो मोहब्बत की दुकान तब खोली। अपने दौर इख्तिदार में नहीं, पैदल वहां से आया, उस इलाके से आया जहां बम ब्लास्ट होते थे, कर्फ्यू होता था, ठीक है, वहां से पैदल आया, लाल चौक में तिरंगा लहराया। किसकी सरकार में? वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। जम्मू और कश्मीर पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने 31 जुलाई 2021 को एक आदेश जारी किया, जिसमें पथराव या सबवर्सिव एक्टिविटी में शामिल लोगों को पासपोर्ट और दूसरी सरकारी सेवाओं के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस देने से इनकार कर दिया। यह कश्मीर में पत्थरबाजी की गतिविधियों का करारा जवाब था। सरकार आतंकी घटनाओं और उनकी सपोर्ट सिस्टम के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। 2016 के उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 बालाकोट हवाई हमले के बाद पीएम मोदी के लीडरशिप में भारत, यूएसए और इजराइल के बाद बॉर्डर क्रॉस करके हमले करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। और बॉर्डर क्रॉस करने का मतलब ये क्लियर मैसेज था कि भारत ना तो अपने क्षेत्र में और ना ही बाहर टेररिस्ट को सेफ हेवन की परमिशन देगा। अभिनंदन वर्धमान की पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ 60 घंटे में सुरक्षित बाइज्जत वापसी ये शो करता है कि भारत कितना मजबूत हुआ है। These are live pictures that we're getting you. You see the man there on your screens. Wing Commander Abhinandan Varthaman surrounded. विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने का ऐलान करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसको पाकिस्तान का फ्रेंडली एटीट्यूड बताया था, जबकि रियलिटी जस्ट अपोजिट थी। जनाब इमरान खान साहब प्लीज। सॉरी, मैं एक चीज कहनी भूल गया एंड में, हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्चर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। तब ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी कि पाकिस्तान इस बात से घबरा गया है कि अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ा गया तो भारत कड़े कदम उठा सकता है। वहीं पाकिस्तान असेंबली के पूर्व स्पीकर अयाज सदीक ने कहा था कि उस समय पाकिस्तान को डर था कि कहीं भारत उस पर हमला न कर दे। भारत के हमले की आशंका से उस समय पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के पैर कांप रहे थे और चेहरे पर पसीना आ रहा था, क्योंकि बाजवा को लग रहा था कि भारत कहीं हमला न कर दे। चीन के साथ गलवान घाटी में जो हुआ वो सभी को पता है। उस वक्त इंडियन आर्मी 1 इंच भी टस से मस नहीं हुई। आज इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट्स 85 कंट्री तक पहुंच चुका है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, रडार सिमुलेटर्स, आर्मर्ड व्हीकल्स और आर्टिलरी गन्स शामिल हैं। 2004 से 2014 के बीच वायलेंट इंसिडेंट्स की संख्या 33,000 थी, जो 2014 से 2023 के बीच यह 62% कम होकर 12,466 पर आ गया। नागरिकों और सुरक्षा बलों के बीच मौतों की टोटल संख्या 72% घटकर 11,900 से 3,276 हो गई। अब देखिए, कुछ लोग जिसे हम लिब्रांडो कहते हैं, उसके हिसाब से अगर पीएम नरेंद्र मोदी हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, तो वो कम्युनल हो जाते हैं। लेकिन अकबरुद्दीन जैसे लोग जब खुलेआम ये कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, बता देंगे कि किसमें कितना दम है, तो वो नेशनलिज्म हो जाता है। हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना,
ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। देखिए, आज भारत 80% हिंदुओं का घर है, बाकी के 20% में सभी हैं। सो अगर पीएम नरेंद्र मोदी इतना भी नहीं समझ पाते कि भारत में 80% हिंदुओं को क्या चाहिए, तो बेकार हो जाता उनका इतना लंबा पॉलिटिकल कैरियर का एक्सपीरियंस। सो मोदी जी ने 500 सालों से चले आ रहे बाबरी मस्जिद जैसे बड़े मुद्दे को सोल्व कर दिया और भव्य राम मंदिर बनवाया, जिसके वजह से साधु संतों से लेकर महिलाओं से लेकर जवान और बच्चों तक के नजर में पीएम नरेंद्र मोदी से अच्छा पीएम कैंडिडेट दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। पिछले 9 सालों में मोदी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मुसलमानों को नुकसान हो और हिंदुओं को बढ़ावा मिले। पिछले 9 सालों में नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक ही काम किया कि हिंदुत्व को एक जोरदार हवा दे दी, जिससे हिंदू पहले से ज्यादा एकजुट हो गए। अब चूंकि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो लेफ्ट विंग वाली हैं और मुस्लिमों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती हुई दिखाई देती हैं, जिसके वजह से हिंदुओं के मन में ये बात आ सकती है कि ये लेफ्ट विंग पार्टियां मुस्लिमों को ज्यादा फेवर करती है और ये हिंदुओं के फेवर में कोई भी काम करने वाली नहीं है। जैसा कि बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया, बट मोस्टली अपोजिशन पार्टियां राम मंदिर के उद्घाटन में आने तक से मना कर दी। सो हिंदू एकजुट होकर पीएम नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए वोट करेंगे और मुस्लिम मोदी को हराने के लिए एकजुट होकर वोट कर सकते हैं। बट यहां पर एक ट्विस्ट है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ट्रिपल तलाक के वजह से मोस्टली मुस्लिम महिलाएं और कुछ पुरुष भी मोदी से खुश हैं, सो वो भी मोदी के फेवर में वोट कर सकते हैं, खासकर मुस्लिम महिलाएं। सो मोदी के जीतने के आसार बहुत ही ज्यादा है। मोदी जी हमारे भाई वाला हक अदा कर रहे हैं, वो हमारे भाईजान जैसे हैं। हमारी सारी मुस्लिम बहनें जो हैं वो खुले तौर से मोदी जी के साथ हैं। आज तक ये जो जितने भी दल हैं, क्या कभी किसी ने मुसलमान बहनों को खास तौर से कभी ख्याल किया? कभी ख्याल नहीं किया गया। पीएम मोदी के साफ चरित्र का होना भी पीएम मोदी के इलेक्शन जीतने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। देखिए, कोई भी पीएम हो या सीएम हो, कोई थाने का कोतवाल हो या आपके घर का नौकर, उसका चरित्र कितना साफ है, इस पे भी ये डिपेंड करता है कि वो आपके लिए कितना अच्छा काम करेगा। गुजरात राइट के अलावा कोई भी केस मोदी के अगेंस्ट में नहीं है और गुजरात राइट में भी मोदी को क्लीन चिट मिली थी। सो लोगों के मन में ये विश्वास बैठ चुका है कि ये कभी भी गलत नहीं कर सकते, जिसके वजह से इनके वोटिंग परसेंटेज में इंक्रीमेंट होता है और इनके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, सच्चाई यही है कि देश में सरकार किसी की भी हो, वो 100% लोगों के लिए जॉब क्रिएट नहीं कर सकता है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां का हर एक इंडिविजुअल जॉब करता हो, उसे जॉब मिला हुआ है। सो किसी की सरकार हो, ये मान लेना कि 100% लोगों को जॉब मिल जाएगी, ये खुद को धोखे में रखने वाली बात है। सो इस बात को पीएम नरेंद्र मोदी भी अच्छे से जानते हैं। सो इन्होंने वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, यस, आपसे ही पूछ रहा हूं, अगर आपको या मान लीजिए आपके बच्चे को सरकारी जॉब नहीं मिलती है या कोई प्राइवेट जॉब भी नहीं मिलती है, तो आप क्या करेंगे या फिर क्या करते हैं? 100% बता सकता हूं, आप ये सोचते हैं कि अपना ही कुछ कर लेता हूं, और वो टाइम तब आता है जब आपकी उम्र 40 और 45 पहुंच जाती है। अगर यही काम 25 के एज में की जाए, 30 के एज में की जाए, तो शायद 40 और 45 के एज में फिनेंशियल फ्रीडम के साथ लाइफ एंजॉय कर रहे होते। सो इसी बात को समझते हुए वोकल फॉर लोकल का कॉन्सेप्ट लाया गया। आप ही सोचिए, किसी के अंडर में जॉब करना आपको पसंद है या आपके अंदर में कोई जॉब करे, ये पसंद है? अब आप यही कहोगे कि मैं जॉब देना चाहता हूं, मुझे ये पसंद है। सो आज भारत में यंग लड़के अपना छोटा छोटा स्टार्टअप बड़े सपने के साथ शुरू कर रहे हैं। एक्चुअली वोकल फॉर लोकल में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की क्षमता है। अब जो लोग लोकल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं वो एक्चुअली लोकल बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से कंज्यूमर खर्च बढ़ता है, जिससे दूसरे लोकल बिजनेस के डेवलपमेंट में मदद मिलती है। इससे एक सर्कल बनता है जो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है। देखिए, कभी कभी लाइफ में क्या होता है कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं, तब किसी का एक छोटा सा आइडिया आपकी लाइफ बदल देती है। और अगर सच कहें तो वोकल फॉर लोकल एक आइडिया है। अब जो भी लोग वोकल फॉर लोकल के वजह से ग्रो कर गए, वो खुद पे प्राउड करने लगते हैं और मोदी के फेवर में आ जाते हैं। आपने हजारों बार ऐसा देखा होगा कि मोदी अपने सफर के दौरान अगर कोई बच्चा मिल जाता है तो उससे मिलने के लिए अपने प्रोटोकॉल को भी तोड़ देते हैं। वो खुद की सिक्योरिटी का भी ख्याल नहीं रखते और उस बच्चे से मिलने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अब अगर उस बच्चे से मिलते हैं, उसे गोद में उठाते हैं, उसे प्यार करते हैं, तो उसके पेरेंट्स भी इस एक्टिविटी से इंप्रेस्ड होते हैं।
वे सोचते हैं कि मोदी डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं और वो अक्सर मोदी के फेवर में चले आते हैं। जनरल इलेक्शन में भारत के 18 मिलियन लोग पहली बार मतदान करेंगे। इनमें लाखों ग्रेजुएट स्टूडेंट शामिल हैं। उनमें से कई लोगों के लिए टॉप इशू यह है कि क्या अगली सरकार देश में ऐसी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देगी जहां बढ़ती अर्थव्यवस्था के बावजूद ग्रेजुएट्स के लिए सुटेबल जॉब ढूंढना एक मेजर चैलेंज बन गई है। 19 ईयर्स के श्रेयस सूद कहते हैं कि मैं एक निष्पक्ष सरकार चाहता हूं जो सभी के लिए रोजगार सुनिश्चित करे। एक दूसरा स्टूडेंट कहता है कि इंटर्नशिप ढूंढना भी मुश्किल है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि चिंता ऐसी नौकरियां पाने को लेकर है जो आपको जीवन यापन के लिए अच्छी खासी रकम देती हो। इनके टेंशन का मेन रीजन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक रिसेंट रिपोर्ट है जिसमें स्नातकों के लिए बेरोजगारी दर 29.1% है, जो कम शिक्षित लोगों की तुलना में 9 गुना अधिक है। लेकिन इस तरह के टेंशन के बावजूद रिजल्ट देने वाले और विदेशों में भारत की छवि को बेहतर बनाने वाले एक मजबूत नेता के रूप में मोदी की छवि का समर्थन करते हैं। देखिए, ये आपको पता होना चाहिए कि भारत की 140 करोड़ पॉपुलेशन में 50% यंगस्टर्स 25 के एज से कम के हैं। पीएम मोदी की अग्निवीर स्कीम भी यंगस्टर्स को मोदी फेवर में लाते हैं। सरकार के अनुसार इस योजना के तहत अग्निवीर 4 सालों के लिए सेना का हिस्सा बनते हैं। 4 सालों के बाद अग्निवीर आम जीवन में वापसी करते हैं। इसमें खास बात यह है कि इन 4 सालों के बाद अग्निवीरों को डिफेंस फोर्सेस में आने का मौका दिया जाता है। अब 4 साल पूरे कर चुके बैच के 25% सैनिकों को भारतीय सुरक्षा बल में शामिल किया जाता है। ये अग्निपथ स्कीम जो है, ये पिछले साल जून में सरकार ने अनाउंस किया था और उसके बाद जो है हमने इनकी भर्ती की प्रतिक्रिया यहाँ देखी है। हमने तो अपने आंखों से देखी है यहाँ पे हमारे सेंटर में होते हुए, क्योंकि ZRO जबलपुर ने जो MP के हमारे आसपास। देखिए, अग्निवीरों की सैलरी 30,000 से शुरू होती है और चौथे साल 40,000 तक पहुंच जाती है। इस टर्म में जितना अमाउंट एक अग्निवीर हर महीने कॉप्स फंड में देता है, उतना ही अमाउंट का कंट्रीब्यूशन सरकार देती है। अब एक अग्निवीर की सेवा 4 साल में खत्म होती है, तब तक ये अमाउंट 10 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। यानी एक अग्निवीर सिर्फ 4 सालों में सैलरी के अलावे 10 लाख रुपए लेकर रिटायर होता है। यानी जब तक कोई एक आम लड़का जॉब की तैयारी कर रहा होता है, तब तक एक अग्निवीर लाखों कमा चुका होता है और उसकी उम्र अभी भी दूसरी जॉब के लिए बची हुई होती है। सो वो चाहे तो दूसरी जॉब कर सकता है या उस 10 लाख रुपए से बिजनेस सेटअप कर सकता है। देखिए, किसी भी लीडर्स को चुनने के पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। वैसे क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश हो सकता है, लेकिन आज हम डेवलपमेंट के मामले में 5वें स्थान पर हैं। रोड्स और हाईवे एरिया में हाईवे कंस्ट्रक्शन 2014 से पहले सिर्फ 12 किलोमीटर पर डे थी, जो बढ़कर 37 किलोमीटर पर डे हो गई। हाईवे का नेटवर्क 1.45 लाख किलोमीटर तक पहुंच गया है, जबकि 2014 से पहले देश में 90 लाख किलोमीटर हाईवे थे। आज हमारे पास दुनिया में सड़कों और हाईवे का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। टोल गेट पर आज ट्रैफिक जाम नहीं होती। हाई स्पीड कॉरिडोर सिर्फ 350 किलोमीटर का था और करंट सरकार ने इसकी लंबाई 9 गुना बढ़ाकर 30,100 किलोमीटर कर दिया। भारत ने 2004 से 2014 के बीच बिछाए गए 14,985 किलोमीटर ट्रैक को बढ़ाकर 25,871 किलोमीटर कर दिया। देखिए, अगर देश को डेवलप करना है, अगर बोल्ड, चैलेंजिंग और डिसाइसिव डिसीजन लेना है, तो किसी भी देश के लिए जरूरी हो जाता है कि देश में एक स्टेबल सरकार हो, फुल मेजोरिटी हो उसके पास, साथ ही साथ वो बोल्ड और चैलेंजिंग डिसीजन लेने की क्षमता रखता हो। और अगर देखा जाए तो ये सभी चीजें आज के डेट में मोदी गवर्नमेंट के पास है। एग्जाम्पल में आर्टिकल 370 को तो पहले भी हटाया जा सकता था, ट्रिपल तलाक पहले भी बैन हो सकता था, राम मंदिर का फैसला पहले भी आ सकता था, लेकिन नहीं आया। पहले पाकिस्तान की तरफ से हमारे जवानों के सर काट लिए जाते थे, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं होता था। आज उरी और बालाकोट हो गया, कैसे? सो ये भी एक रीजन है पीएम मोदी के जीतने के। अब अगर किसी पार्टी के पास सब कुछ मौजूद है, तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि पार्टी जो मैनिफेस्टो में दिखा रही है, क्या वो पूरा कर रही है या नहीं। अगर इसमें भी देखें तो पीएम नरेंद्र मोदी सबसे आगे हैं। पीएम मोदी का मेन सबसे बड़ा टारगेट था आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक और राम मंदिर, जिसे उन्होंने पूरा किया। सो मेरा मानना है कि ये कुल मिलाकर एक बड़ा प्रॉपर रीजन बनता है नरेंद्र मोदी को रिसेलेक्ट करने का। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर लिखें।